रोज सुबह एक ही कहानी दोहराई जाती है। आंख खुलती है, मन कहता है आज कुछ बदलूंगा, लेकिन कुछ ही देर में वही मन थक जाता है, भटक जाता है, उलझ जाता है। काम सामने होता है, समय पास होता है, साधन पूरे होते हैं, फिर भी भीतर कुछ ऐसा होता है जो हमें टिकने नहीं देता। हम बैठते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन 5 मिनट में हाथ अपने आप मोबाइल उठा लेता है। हम सोचते हैं ध्यान से काम करेंगे, लेकिन दिमाग कहीं और चला जाता है। हम जानते हैं कि यह सही नहीं है, फिर भी हम वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। यहीं से असली समस्या शुरू होती है, और यही समस्या आज के इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है। ये लड़ाई बाहर की नहीं है, ये लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, ये लड़ाई किसी परिस्थिति से भी नहीं है, ये लड़ाई है अपने ही मन से। गौतम बुद्ध ने बहुत शांत शब्दों में लेकिन बहुत गहरे अर्थ के साथ कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह कोई धार्मिक वाक्य नहीं है, यह मनोविज्ञान की जड़ है। आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ध्यान है और सबसे बड़ी कमजोरी उसका बिखरा हुआ ध्यान। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जब इंसान का फोकस कमजोर होता है तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है, उसके फैसले कमजोर हो जाते हैं और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। आज समस्या यह नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, समस्या यह है कि हमारा मन हमारे पास नहीं है। मन जो कभी भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, कभी बीते हुए कल में अटका रहता है और बहुत कम समय के लिए इस पल में आता है। मनोविज्ञान कहता है कि मन का स्वभाव है सुख की खोज करना, दुख से भागना और आसान रास्ता चुनना। यही कारण है कि मन अनुशासन पसंद नहीं करता। उसे गहराई नहीं चाहिए, उसे जल्दी परिणाम चाहिए, उसे शांति नहीं चाहिए, उसे उत्तेजना चाहिए। यही वजह है कि शॉर्ट वीडियो हमें आकर्षित करते हैं, लगातार नोटिफिकेशन हमारा ध्यान खींचते हैं और तुलना हमें अंदर से खोखला कर देती है। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग में यह देखा गया कि जब इंसान बार बार ध्यान भटकाता है तो उसका दिमाग डीप फोकस की क्षमता खोने लगता है। यानी मन धीरे धीरे इतना कमजोर हो जाता है कि वह एक ही काम पर टिक ही नहीं पाता। गौतम बुद्ध इसे बहुत सरल शब्दों में समझाते थे। वे कहते थे कि मन को रोका नहीं जाता, मन को समझा जाता है। मन कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन बिना दिशा का मन बिना लगाम का घोड़ा बन जाता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि मन और दिमाग एक नहीं है। दिमाग एक मशीन है, वह आदेश मानता है, लेकिन मन अनुभव है, वह भावनाओं से चलता है। दिमाग कहता है यह काम जरूरी है, मन कहता है अभी नहीं, बाद में। दिमाग कहता है फोन मत उठाओ, मन कहता है बस 2 मिनट, और वही 2 मिनट घंटों में बदल जाते हैं। आज के मनोवैज्ञानिक इसे डोपामिन लूप कहते हैं। यानी मन बार बार उस चीज की तरफ भागता है जो उसे तुरंत सुख देती है, चाहे वह सुख खोखला ही क्यों ना हो। गौतम बुद्ध ने सदियों पहले यही समझ लिया था कि जब तक मन को तुरंत सुख की आदत रहेगी तब तक फोकस असंभव है। वे कहते थे कि मन को वश में करने का अर्थ मन को दबाना नहीं है, मन को देखने की कला सीखना है। आज का इंसान यही भूल गया है। हम हर विचार पर भरोसा कर लेते हैं, हर डर को सच मान लेते हैं, हर चिंता को भविष्य समझ लेते हैं। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे दिमाग में आने वाले 90% विचार या तो पुराने होते हैं, या बेकार होते हैं, या डर से पैदा हुए होते हैं। फिर भी हम उन्हें सच मान लेते हैं। यहीं से फोकस टूटता है, यहीं से आत्म संदेह जन्म लेता है, यहीं से मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। गौतम बुद्ध कहते थे जिसने मन को जान लिया उसने जीवन को जान लिया। ये जानना किताबों से नहीं आता, ये जागरूकता से आता है। आज मनोविज्ञान इसे अवेयरनेस कहता है, यानी अपने विचारों को देख पाना, उनमें बहना नहीं। जब इंसान ये सीख लेता है तो उसका फोकस अपने आप मजबूत होने लगता है। लेकिन आज हम ठीक उल्टा कर रहे हैं। हम मन की हर बात मान रहे हैं, हम उसकी हर मांग पूरी कर रहे हैं और फिर शिकायत करते हैं कि ध्यान नहीं लगता, मन भटकता है, जीवन बिखर रहा है। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। यही इस वीडियो की शुरुआत है। यही वह मोड़ है जहां से मन को समझने की यात्रा शुरू होती है। अभी आपने केवल समस्या को महसूस किया है, अभी आपने केवल अपने भीतर की आवाज सुनी है। मन की यात्रा यहीं से और गहरी हो जाती है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि मन भटकता क्यों है, बल्कि यह बन जाता है कि मन हमारी दिशा कैसे तय करने लगता है। गौतम बुद्ध ने जिस बात को जीवन का मूल कहा, वही बात आज का मनोविज्ञान प्रयोगों और शोधों के बाद स्वीकार करता है।
उन्होंने कहा था कि मन ही सब कुछ है, जैसा मन बनता है वैसा ही जीवन ढलने लगता है। यह कोई दर्शन की बात नहीं है, यह रोजमर्रा के अनुभव की सच्चाई है। आज अगर मन अशांत है तो जीवन भी अशांत दिखाई देता है। काम वही है, लोग वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, लेकिन भीतर बेचैनी है। और जब कभी मन शांत होता है तो वही जीवन अचानक हल्का लगने लगता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह कोई भ्रम नहीं है, यह परसेप्शन शिफ्ट है, यानी मन की स्थिति बदलते ही दुनिया देखने का तरीका बदल जाता है। गौतम बुद्ध ने इसी को बहुत सीधे शब्दों में कहा था कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर की अव्यवस्था है। जब मन बिखरा हुआ होता है तो इंसान हर चीज को बिखरा हुआ ही देखता है, और जब मन स्थिर होता है तो कठिन परिस्थिति भी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। स्पष्टता ही फोकस की असली जड़ है। आज का मनोविज्ञान इस बात को पूरी तरह स्वीकार करता है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही उसका व्यवहार बनता है। महान मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था कि इंसान अपने जीवन को बदल सकता है अगर वह अपने सोचने का तरीका बदल ले। यही बात गौतम बुद्ध ने सदियों पहले कह दी थी, बिना किसी भारी शब्द के, बिना किसी जटिल सिद्धांत के। लेकिन समस्या यहां शुरू होती है कि इंसान हर विचार को सच मान लेता है। मन में कोई बात आई और हमने मान लिया कि यही हकीकत है। मन ने डर दिखाया और हमने उसे भविष्य समझ लिया। मन ने तुलना करवाई और हमने खुद को छोटा मान लिया। यहीं से मन धीरे धीरे हमारा मालिक बन जाता है। मनोवैज्ञानिक अपने अनुभव में बताते हैं कि इंसान का मन रोज हजारों विचार पैदा करता है। इनमें से ज्यादातर विचार न तो नए होते हैं न ही सही, फिर भी हम उन पर भरोसा कर लेते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मन को देखो, मन बनो मत। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम मन में डूब जाते हैं। जब इंसान अपनी भावनाओं को समझने की बजाय उनमें बहने लगता है तो फोकस अपने आप कमजोर हो जाता है। गुस्सा, डर, उदासी, उत्साह, ये सब भावनाएं अपने आप में गलत नहीं हैं। गलत तब होती हैं जब हम इन्हें चलाने की अनुमति दे देते हैं। मनोविज्ञान इसे इमोशनल हाईजैकिंग कहता है, यानी भावना दिमाग पर कब्जा कर लेती है। गौतम बुद्ध ने इस स्थिति को बहुत गहराई से समझा था। वे कहते थे कि भावना आए तो उसे देखो, उसे रोको मत, लेकिन उसे रास्ता भी मत दो। यही संतुलन मन को मालिक बनने से रोकता है। आज का इंसान इस संतुलन को खो चुका है। वह या तो भावना को दबाता है या उसमें पूरी तरह बह जाता है, और दोनों ही स्थितियां फोकस को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके साथ एक और गहरी समस्या जुड़ी है जिसे आज का मनोविज्ञान इंस्टेंट प्लेजर कहता है। मन तुरंत सुख चाहता है, उसे मेहनत नहीं परिणाम चाहिए, उसे इंतजार नहीं तुरंत राहत चाहिए। मोबाइल, सोशल मीडिया, मनोरंजन, ये सब मन को तुरंत सुख देते हैं, लेकिन भीतर से उसे कमजोर बना देते हैं। गौतम बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा था। उन्होंने कहा था कि तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म लेती है, और जब मन लगातार इच्छा में उलझा रहता है तो वह स्थिर नहीं हो पाता। स्थिरता के बिना फोकस संभव नहीं है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि बार बार तुरंत सुख लेने की आदत दिमाग की डीप फोकस एबिलिटी को कम कर देती है। यानी इंसान धीरे धीरे लंबे समय तक किसी एक चीज पर ध्यान नहीं लगा पाता। यही कारण है कि आज लोग जल्दी थक जाते हैं, जल्दी ऊब जाते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। फोकस टूटने का दूसरा गहरा कारण है डर। डर असफल होने का, डर गलत साबित होने का, डर दूसरों की नजर में गिर जाने का। मनोविज्ञान कहता है कि डर मन को भविष्य में धकेल देता है, और जब मन भविष्य में चला जाता है तो वर्तमान खाली हो जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो वर्तमान में नहीं जीता वह जीवन को खो देता है। डर हमें वर्तमान से काट देता है। हम काम करते हैं लेकिन मन कहीं और होता है, और जहां मन नहीं होता वहां फोकस नहीं होता। तीसरा कारण है अधैर्य। आज सब कुछ जल्दी चाहिए, परिपक्वता, स्पष्टता, शांति, सब कुछ तुरंत। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अधैर्य मन की बेचैनी को बढ़ाता है, और बेचैन मन कभी गहराई में नहीं जा सकता। गौतम बुद्ध ने कहा था कि शांत मन ही सत्य को देख पाता है, अशांत मन सिर्फ भागता है। आज इंसान भाग रहा है लेकिन उसे नहीं पता कि किस दिशा में। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि एक ही काम को बार बार अलग उम्मीद से करना मूर्खता है, लेकिन हम यही करते हैं। हम वही आदतें दोहराते हैं, वही गलतियां करते हैं, और फिर अलग परिणाम चाहते हैं। गौतम बुद्ध का ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान यहां एक ही बिंदु पर मिलते हैं। वह बिंदु है जागरूकता। जागरूकता मतलब मन को देख पाना,
मन के पीछे न भागना, मन को आदेश देने की कोशिश नहीं करना, बल्कि उसे समझना। जब इंसान यह समझने लगता है कि हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना आदेश नहीं होती, हर इच्छा जरूरी नहीं होती, तब मन धीरे धीरे अपनी जगह पर आने लगता है। यही वह क्षण होता है जहां जीवन में स्पष्टता पैदा होती है और स्पष्टता से फोकस जन्म लेता है। अब यहां से एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन जीवन बदल देने वाली बात शुरू होती है। अब तक हमने यह समझा कि मन कैसे हमारा मालिक बन जाता है। अब सवाल उठता है कि उस मालिक को वापस अपनी जगह कैसे बैठाया जाए। गौतम बुद्ध ने कभी मन से लड़ने की बात नहीं की। उन्होंने कभी मन को दबाने या खत्म करने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने केवल एक शब्द पर पूरा जीवन टिका दिया, जागरूकता। जागरूकता का अर्थ बहुत सरल है। जो मन में चल रहा है उसे देख पाना, उसे अच्छा या बुरा कहे बिना देख पाना, उसे रोकने की कोशिश किए बिना देख पाना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना। आज इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि विचार आते ही प्रतिक्रिया हो जाती है। विचार आया, डर की प्रतिक्रिया। विचार आया, गुस्से की प्रतिक्रिया। विचार आया, भागने की प्रतिक्रिया, और यही मन जीत जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि हर विचार एक मानसिक घटना है। वह आता है, रहता है और चला जाता है, लेकिन हम उसे पकड़ लेते हैं, हम उसे सच मान लेते हैं, और फिर वही विचार हमारा मूड, हमारा व्यवहार और हमारा फोकस तय करने लगता है। गौतम बुद्ध ने बहुत शांति से कहा था कि विचारों को रोको मत, उन्हें आने दो, लेकिन उन्हें अपना मत बनाओ। जब इंसान ये सीख लेता है तभी वह ऑब्जर्वर बनता है। ऑब्जर्वर बनने का अर्थ यह नहीं कि आप भावनाहीन हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। आप गुस्से को देखते हैं लेकिन गुस्सा बनते नहीं। आप डर को देखते हैं लेकिन डर में डूबते नहीं। यही वह बिंदु है जहां मन धीरे धीरे शांत होना शुरू करता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जब इंसान विचारों को देखने की आदत डाल लेता है तो उसके दिमाग का वह हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो निर्णय लेता है। अब यहां से मन की सबसे आम लेकिन सबसे खतरनाक आदत सामने आती है। यह आदत दिखती छोटी है, लेकिन यही आदत इंसान की ऊर्जा, उसका समय और उसका फोकस चुपचाप खा जाती है। इस आदत का नाम है बार बार सोचना, बिना रुके सोचना, खुद को थका देने तक सोचना। आज का मन भविष्य में इतना उलझा रहता है कि वर्तमान उसके हाथ से फिसल जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि ओवर थिंकिंग कोई बुद्धिमानी नहीं है, यह दिमाग की सुरक्षा प्रणाली का गलत इस्तेमाल है। दिमाग सोचता है कि ज्यादा सोचकर वह इंसान को सुरक्षित रखेगा, लेकिन असल में वह उसे जकड़ देता है। गौतम बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में कहा था कि जो मन भविष्य में जीता है वह वर्तमान में मर जाता है। भविष्य के डर, भविष्य की कल्पनाएं, भविष्य की असफलताएं, ये सब अभी घटित नहीं हुई हैं, फिर भी मन उन्हें सच मानकर जीने लगता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे। इन सवालों का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि मन इन्हें हल करने के लिए नहीं बल्कि डर पैदा करने के लिए उठाता है। यही गौतम बुद्ध का ज्ञान बहुत काम आता है। वे कहते थे कि प्रश्न बदलो तो मन बदल जाता है। जब इंसान अगर नहीं हुआ तो से निकलकर अगर हो गया तो पूछना शुरू करता है तो मन का रास्ता बदलने लगता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि दिमाग उसी दिशा में ऊर्जा देता है जिस दिशा में सवाल जाता है। नकारात्मक सवाल मन को कमजोर बनाते हैं और संभावनाओं वाले सवाल मन को सक्रिय करते हैं। ओवर थिंकिंग को रोकने का एक गहरा सिद्धांत यह भी है कि मन को कभी खाली मत छोड़ो। खाली मन सबसे ज्यादा शोर करता है। जब मन के पास कोई दिशा नहीं होती तो वह डर, तुलना और कल्पनाओं में उलझ जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मन को खाली छोड़ना नहीं, मन को सजग रखना सीखो। सजग मन भटकता नहीं, वह देखता है। मनोवैज्ञानिक अनुभव बताते हैं कि जो लोग अपने दिन को किसी एक उद्देश्य के साथ शुरू करते हैं उनका ओवर थिंकिंग अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि मन को काम मिल जाता है और वह बेकार की लड़ाइयों में नहीं जाता। अब यहाँ एक और सच्चाई सामने आती है जिसे अक्सर हम गलत समझ लेते हैं। हम कहते हैं कि मन कमजोर है, लेकिन मन कमजोर नहीं होता, आदतें गलत होती हैं। आज का मन मोबाइल से नहीं हारता, वह आदतों से हारता है। हर बार फोन उठाने से पहले कोई ना कोई संकेत होता है, बोरियत, अकेलापन, तनाव या बस खाली समय। मनोविज्ञान इसे ट्रिगर कहता है। ट्रिगर आता है, फिर आदत सक्रिय होती है और फिर वही परिणाम दोहराया जाता है। थोड़ी देर का सुख
और बाद में खालीपन। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो अपने व्यवहार को नहीं देखता वह बार बार वही दुख दोहराता है। आदतें अपने आप नहीं बदलती, उन्हें देखा जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आदत बदलने के लिए बड़े नियम नहीं चाहिए, छोटी सीमाएं काफी होती हैं। हर समय मोबाइल हाथ में नहीं, हर खाली पल स्क्रीन नहीं, हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं। जब इंसान अपने मन को ये छोटी सीमाएं देना शुरू करता है तो मन धीरे धीरे फिर से सांस लेना सीखता है, और जहां सांस होती है वहीं फोकस वापस आने लगता है। अब यहाँ बात आती है उन छोटी छोटी आदतों की जो दिखने में साधारण है लेकिन फोकस की रीढ़ बन जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि सुबह का पहला घंटा मन की दिशा तय करता है। जिस तरह की शुरुआत होती है वैसी ही मानसिक स्थिति बनती है। अगर सुबह उठते ही मन भाग दौड़ में चला जाए तो पूरा दिन बिखरा रहता है, और अगर सुबह का पहला समय शांत, स्पष्ट और सजग हो तो दिन अपने आप संभलने लगता है। गौतम बुद्ध ने मौन को बहुत महत्व दिया। वे कहते थे कि मौन में मन खुद को सुनता है। आज हम मौन से डरते हैं क्योंकि मौन में हमारी सच्चाई सामने आती है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि दिन में कुछ समय बिना किसी आवाज के बिताने से दिमाग की थकान कम होती है और ध्यान की क्षमता बढ़ती है। एक और बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली आदत है लिखना। मन में जो भी चल रहा है उसे कागज पर उतार देना। इसे मनोविज्ञान में माइंड डंप कहा जाता है। जब विचार कागज पर आ जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है। विचार सिर में घूमते रहें तो वे बोझ बनते हैं, लिख दिए जाए तो वे रास्ता बन जाते हैं। गौतम बुद्ध का ज्ञान यहां भी बहुत स्पष्ट है। वे कहते थे कि जो भीतर छुपा रहता है वही दुख देता है, और जो बाहर आ जाता है वही हल्का हो जाता है। इन छोटी छोटी आदतों का असर एक दिन में नहीं दिखता, लेकिन यही आदतें मन को धीरे धीरे स्थिर बनाती हैं, और स्थिर मन ही फोकस को संभाल पाता है। यहां तक आते आते मन की दिशा बदलने लगती है। अब मन केवल प्रतिक्रिया नहीं करता, वह समझने लगता है। अब मन भागता नहीं, वह ठहरना सीखता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान खुद से ऐसे सवाल पूछता है तो उसका दिमाग समाधान नहीं बल्कि सबूत ढूंढने लगता है कि वह कमजोर है, और धीरे धीरे वही सच लगने लगता है। उस इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही चल रही थी। काम वही था, तनख्वाह वही, पर मन हर दिन भारी होता जा रहा था। वह मेहनत करता था लेकिन फोकस नहीं था, सोचता बहुत था लेकिन दिशा नहीं थी। फिर एक दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, न कोई मोटिवेशनल स्पीच, न कोई अचानक सफलता, बस एक छोटी सी बात बदली। उसने अपने मन को देखना शुरू किया। जब गुस्सा आता तो वह उसे दबाता नहीं, बस देखता। जब डर उठता तो उससे भागता नहीं, बस महसूस करता। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिस क्षण तुम अपने मन को देखने लगते हो उसी क्षण तुम उससे अलग हो जाते हो, और यही आजादी की पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे उसने एक समय में एक ही काम करना शुरू किया। काम करते वक्त सिर्फ काम, खाते वक्त सिर्फ खाना, चलते वक्त सिर्फ चलना। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब इंसान पूरी उपस्थिति में कोई काम करता है तो उसका दिमाग उसी काम के लिए नए न्यूरल रास्ते बनाता है। यही रास्ते फोकस और आत्मविश्वास की नींव होते हैं। उस इंसान की जिंदगी में बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन छोटे बदलाव रोज आने लगे। कम थकान, कम उलझन, कम खुद से लड़ाई, और सबसे बड़ी बात, अब वह हर विचार को सच नहीं मानता था। वह जान गया था कि हर सोच आदेश नहीं होती, कुछ बस शोर होती है। धीरे धीरे उसकी दिशा बदलने लगी। वह अब निर्णय टालता नहीं था। गलत होने का डर था, लेकिन रुक जाने का डर उससे बड़ा नहीं था। यही मनोविज्ञान एक बहुत गहरी बात कहता है। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही या गलत नहीं, स्पष्ट होते हैं, और स्पष्ट निर्णय आधी जीत होते हैं। जब मन वश में आने लगता है तो जीवन बाहर से नहीं, अंदर से बदलता है। डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन वह हावी नहीं रहता। गौतम बुद्ध ने कहा था कि डर तब पैदा होता है जब मन भविष्य में भागता है, और साहस तब जन्म लेता है जब मन वर्तमान में ठहरता है। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आत्मविश्वास अनुभव से नहीं, नियंत्रण से पैदा होता है। जिसे अपने मन पर थोड़ा भी नियंत्रण मिल जाता है वह खुद पर भरोसा करने लगता है। अब जीवन हल्का लगने लगता है, क्योंकि मन हर समय लड़ाई में नहीं रहता। हर बात को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, हर सोच को जीतने की जिद नहीं रहती। यहीं से शब्द जन्म लेते हैं, ऐसे शब्द जो किताबों में नहीं, दिलों में बस जाते हैं। मन को जीता तो जीवन जीत लिया। यह कोई नारा नहीं, ये मनोविज्ञान की सच्चाई है। जिस इंसान ने अपने विचारों को चलाना सीख लिया, उसने हालातों को अपने ऊपर चलने नहीं दिया। फोकस कोई ताकत नहीं,
यह अभ्यास है। जैसे मांसपेशियां रोज के अभ्यास से बनती हैं, वैसे ही ध्यान रोज की सजगता से बनता है। शांत मन सबसे तेज काम करता है। यह बात कई महान वैज्ञानिकों ने मानी है। न्यूरोसाइंस बताता है कि शांत अवस्था में दिमाग सबसे सही निर्णय लेता है, सबसे गहराई से समझता है और सबसे कम ऊर्जा में सबसे ज्यादा परिणाम देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि उथला मन भागता है, गहरा मन ठहरता है, और जो ठहरना सीख लेता है वही सच में आगे बढ़ता है, ना कि वह हिस्सा जो केवल प्रतिक्रिया करता है। यही बदलाव फोकस को जन्म देता है। अब जब जागरूकता आने लगती है तो मन को एक और बात सिखानी होती है, और वह बात है एक समय में एक काम। आज का मन एक साथ सब कुछ करना चाहता है। काम करते हुए फोन देखना, पढ़ते हुए भविष्य सोचना, खाते हुए वीडियो देखना। मनोविज्ञान साफ कहता है कि मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। दिमाग एक समय में एक ही काम को सही तरीके से कर सकता है। जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो हमारा फोकस बढ़ जाता है, और बांटा हुआ फोकस कभी गहराई पैदा नहीं करता। गौतम बुद्ध ने इसे पूरी उपस्थिति कहा था। जो कर रहे हो बस वही करो, चल रहे हो तो चलो, खाना खा रहे हो तो खाओ, सांस ले रहे हो तो सांस को महसूस करो। आज ये बात छोटी लगती है, लेकिन यही छोटी बात मन को साधने की सबसे मजबूत नींव है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग बताते हैं कि जो लोग एक समय में एक काम करते हैं, उनकी मानसिक थकान कम होती है, उनका फोकस लंबे समय तक टिकता है और उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब यहां मन को साधने की तीसरी और सबसे गहरी विधि आती है, और वह है श्वास, सांस, जो बिना रुके चल रही है, जो हर पल हमारे साथ है, लेकिन जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते। गौतम बुद्ध ने कहा था कि सांस मन का दर्पण है। जब मन अशांत होता है तो सांस तेज होती है, जब मन शांत होता है तो सांस गहरी होती है। इसलिए उन्होंने सांस को मन का रिमोट कंट्रोल कहा। मनोविज्ञान भी यही मानता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सांस सीधे दिमाग के उस हिस्से को प्रभावित करती है जो तनाव और शांति को नियंत्रित करता है। अब यहाँ कोई कठिन अभ्यास नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, केवल 3 मिनट की सादगी है। 3 मिनट के लिए बस अपनी सांस को महसूस करना। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, कोई रोक नहीं, कोई बदलाव नहीं, बस महसूस करना। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 3 मिनट की जागरूक सांस दिमाग को वर्तमान में खींच लाती है, और जहां वर्तमान होता है वहीं फोकस जन्म लेता है। अधैर्य यहीं धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मन जो हर समय कुछ चाहता था, वह थोड़ी देर के लिए रुकना सीखता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो रुकना सीख गया वह जीवन को समझ गया। आज का इंसान इसलिए परेशान है क्योंकि वह रुकता नहीं, वह हर पल भागता है, और भागता हुआ मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दोनों इस बात पर सहमत हैं कि शांति कोई अलग अवस्था नहीं है। शांति फोकस की गहराई है। जब जागरूकता आती है, जब एक समय में एक काम किया जाता है, जब सांस से दोस्ती हो जाती है, तो मन धीरे धीरे अपना शोर कम करने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है, और यह अभ्यास धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनता है। मनोविज्ञान इसे इनर क्रिटिक कहता है, बुद्ध इसे अज्ञान कहते थे। जब इंसान इस आवाज को सच मान लेता है, तब उसका मन उस पर हावी हो जाता है। लेकिन जब इंसान इस आवाज को केवल एक विचार की तरह देखना सीख लेता है, तब उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। बुद्ध कहते थे कि विचार बादल की तरह होते हैं, वे आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश वहीं रहता है। मनोविज्ञान भी यही सिखाता है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख रहा है। यह समझ आते ही जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। इंसान पहली बार यह महसूस करता है कि उसके पास विकल्प है। वह हर विचार पर विश्वास नहीं करेगा, हर डर के आगे नहीं झुकेगा, हर असफलता को अंत नहीं मानेगा। यहीं से लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया भीतर से बदलती है। अब लक्ष्य बोझ नहीं लगता, बल्कि दिशा लगने लगता है। मन अब विरोध नहीं करता, बल्कि सहयोग करने लगता है। रोज का छोटा सा प्रयास अब भारी नहीं लगता, क्योंकि मन जान चुका होता है कि यह प्रयास उसे तोड़ने नहीं, बनाने के लिए है। बुद्ध कहते थे कि सही प्रयास वही है जिसमें हिंसा न हो, न खुद के प्रति, न जीवन के प्रति। धीरे धीरे इंसान महसूस करता है कि उसका जीवन बदल रहा है। बाहर की परिस्थितियां शायद उतनी जल्दी न बदलें, लेकिन भीतर की प्रतिक्रिया बदल जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि यही असली परिवर्तन है। जब भीतर का नजरिया बदलता है, तब बाहर का संसार अपने आप अलग दिखने लगता है। बुद्ध का ज्ञान यही है कि दुनिया को बदलने से पहले दृष्टि को बदलो।
जब इंसान ये समझने लगता है कि मन को समझे बिना लक्ष्य पाना असंभव है, तब उसके रास्ते में सबसे चुपचाप लेकिन सबसे घातक दुश्मन खड़ा होता है, तुलना। यह दुश्मन शोर नहीं करता, यह हमला नहीं करता, यह बस धीरे धीरे आत्मविश्वास को खोखला करता जाता है। इंसान को पता भी नहीं चलता और वह अपने सफर को छोड़कर किसी और की मंजिल देखने लगता है। यहीं से लक्ष्य धुंधला होने लगता है और मन भटकने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि तुलना इंसान की प्राकृतिक प्रवृत्ति है, लेकिन जब यह आदत बन जाती है तब यह विकास नहीं, विनाश बन जाती है। आज का युग तुलना को और भी जहरीला बना चुका है। सोशल मीडिया ने हर इंसान को एक मंच दे दिया है जहां हर कोई अपनी जिंदगी का चुना हुआ हिस्सा दिखाता है। सफलता, मुस्कान, उपलब्धियां, सब कुछ चमकदार, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि दिमाग वास्तविकता और दिखावे में फर्क नहीं कर पाता। वह जो देखता है उसी से खुद को आंकने लगता है। इंसान किसी और की हाईलाइट रील देखकर अपनी पूरी जिंदगी को जज करने लगता है। यही वह जगह है जहां मन धीरे धीरे हार मानने लगता है, बिना लड़े। गौतम बुद्ध ने सदियों पहले कहा था कि दुख का एक बड़ा कारण यह है कि हम खुद को दूसरों से मापने लगते हैं। बुद्ध की दृष्टि में हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का कर्म अलग है, हर व्यक्ति की गति अलग है। जब इंसान यह भूल जाता है और किसी और की गति को अपना मानने लगता है, तब वह अपने ही रास्ते पर ठोकर खाने लगता है। बुद्ध कहते थे कि गुलाब को यह सोचकर दुखी होने की जरूरत नहीं कि वह कमल नहीं है, लेकिन आधुनिक इंसान यही भूल करता है। वह अपनी पहचान छोड़कर किसी और की परछाई बनने की कोशिश करता है। मनोवैज्ञानिक लियोन फेस्टिंगर ने कहा था कि इंसान खुद को समझने के लिए दूसरों से तुलना करता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह तुलना प्रेरणा नहीं, हीनता पैदा करने लगती है। तब मन हर समय यह दोहराने लगता है कि कोई और आगे है, कोई और बेहतर है, कोई और तेज है। इस लगातार चलने वाली तुलना में इंसान अपनी छोटी छोटी प्रगति को देखना ही बंद कर देता है। उसे लगता है कि जब तक वह किसी और जैसा नहीं बन जाता, तब तक वह अधूरा है। बुद्ध का ज्ञान यहाँ बेहद सीधा और गहरा है। वे कहते थे कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह भीतर की स्पष्टता से आता है। जब इंसान यह जान लेता है कि वह कौन है, उसे क्या चाहिए और वह क्यों चल रहा है, तब तुलना अपने आप अर्थहीन हो जाती है, क्योंकि तब इंसान किसी दौड़ में नहीं होता, वह अपनी यात्रा पर होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति अपने मूल्यों के अनुसार जीता है, उसे दूसरों की उपलब्धियां परेशान नहीं करती। सोशल मीडिया के युग में मन सबसे ज्यादा विचलित होता है। हर स्क्रॉल के साथ एक नई तुलना, हर तस्वीर के साथ एक नया सवाल। क्या मैं पीछे रह गया? क्या मेरी जिंदगी कम है? मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि यह लगातार तुलना डोपामिन और आत्मसम्मान के बीच असंतुलन पैदा करती है। इंसान बाहर से प्रेरित दिखता है, लेकिन भीतर से थका हुआ और असंतुष्ट होता चला जाता है। बुद्ध इसे तृष्णा कहते थे, और तृष्णा कभी संतुष्टि नहीं देती, वह सिर्फ और चाह पैदा करती है। जब इंसान अपनी गति का सम्मान करना सीखता है, तभी उसका मन शांत होना शुरू होता है। हर बीज एक ही दिन में फल नहीं देता, लेकिन तुलना इंसान को यह झूठ सिखा देती है कि सबको एक ही समय पर एक ही तरीके से फल देना चाहिए। बुद्ध कहते थे कि धैर्य भी एक कर्म है। मनोविज्ञान कहता है कि जो इंसान अपने प्रयासों को समय देता है, वही लंबे समय तक टिकता है। लेकिन तुलना धैर्य को मार देती है, क्योंकि वह जल्दबाजी पैदा करती है। आत्मविश्वास तब नहीं आता जब इंसान सबसे आगे निकल जाए। आत्मविश्वास तब आता है जब इंसान खुद को स्वीकार कर ले। बुद्ध का ज्ञान यही सिखाता है कि आत्म स्वीकृति ही मानसिक शांति की नींव है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जो व्यक्ति खुद से लड़ना बंद कर देता है, वही जीवन से लड़ने की ताकत जुटा पाता है। तुलना आत्म स्वीकृति की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि वह हमेशा यह एहसास कराती है कि तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त नहीं हो। जब इंसान तुलना से मुक्त होना शुरू करता है, तब उसके भीतर एक नई तरह की शांति जन्म लेती है। यह शांति आलस्य नहीं है, यह स्पष्टता है। अब लक्ष्य किसी और को देखकर तय नहीं होते, बल्कि भीतर से निकलते हैं। मन अब बेचैन नहीं होता, क्योंकि उसे बार बार खुद को साबित नहीं करना पड़ता। बुद्ध कहते थे कि शांत मन ही सच्चा बलवान मन है। मनोविज्ञान भी यही मानता है कि मानसिक शांति के बिना कोई भी उपलब्धि अधूरी होती है। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि हर किसी का संघर्ष अदृश्य होता है। जो मुस्कुरा रहा है जरूरी नहीं वह शांत हो, जो आगे दिख रहा है जरूरी नहीं वह संतुष्ट हो। लेकिन तुलना इंसान को यह देखने नहीं देती, वह केवल सतह देखता है,
गहराई नहीं। बुद्ध का ज्ञान हमें सिखाता है कि बाहर देखने से पहले भीतर देखो, क्योंकि जब भीतर स्पष्टता आ जाती है तब बाहर की चमक अपनी शक्ति खो देती है। यहीं से यह यात्रा एक और गहरे मोड़ पर पहुंचती है। अब इंसान सिर्फ लक्ष्य पाने की बात नहीं करता, वह लक्ष्य के साथ जीने की बात करने लगता है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि लोग क्या कर रहे हैं, सवाल यह बन जाता है कि मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं। और यही वह स्थिति है जहां मन स्थिर होता है, आत्मविश्वास जन्म लेता है और मानसिक शांति पहली बार महसूस होती है, बिना किसी तुलना के, बिना किसी दौड़ के, बिना किसी दिखावे के। जब इंसान तुलना से बाहर निकल आता है तब उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब लक्ष्य साफ है, दिशा स्पष्ट है और मन पहले से ज्यादा शांत है। लेकिन यहीं पर एक और बहुत गहरा सवाल जन्म लेता है, क्या लक्ष्य और शांति एक साथ चल सकते हैं? या फिर जीवन का नियम यही है कि या तो तुम सफल हो सकते हो या शांत। ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि शांति बाद में आएगी, पहले लक्ष्य पूरा कर लो। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जिस रास्ते पर चलते हुए शांति खो जाती है उस रास्ते की मंजिल भी अक्सर खाली ही निकलती है। आज की दुनिया में सफलता को बहुत ऊंचे शोर के साथ दिखाया जाता है, बड़ी उपलब्धियां, बड़ी पहचान, बड़ा नाम। लेकिन मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जैसे ही कोई बड़ा लक्ष्य पूरा होता है, दिमाग थोड़ी देर के लिए खुशी महसूस करता है और फिर उसी पुरानी बेचैनी में लौट आता है। इसीलिए इतने लोग सफलता के बाद भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। बाहर जीत होती है लेकिन भीतर कुछ टूट सा जाता है। गौतम बुद्ध इसे बाहरी विजय कहते थे, जो दिखती तो है लेकिन टिकती नहीं। बुद्ध का जीवन दर्शन यहाँ बेहद स्पष्ट है। वे कहते थे कि असली जीत वह है जो मन के भीतर होती है। अगर तुमने पूरी दुनिया जीत ली लेकिन अपने मन को नहीं जीता तो तुम असल में हार गए। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब व्यक्ति अपनी पहचान को केवल उपलब्धियों से जोड़ देता है तब हर अगला लक्ष्य एक बोझ बन जाता है। लक्ष्य पूरा होने के बाद भी मन चैन से नहीं बैठता, क्योंकि अब उसे खुद को फिर से साबित करना होता है। लक्ष्य पाने के बाद खालीपन इसलिए आता है क्योंकि इंसान लक्ष्य को जीवन का अर्थ बना लेता है। जब वह अर्थ पूरा हो जाता है तो भीतर एक शून्य बन जाता है। बुद्ध ने इसे तृष्णा का चक्र कहा था। इच्छा पूरी होते ही नई इच्छा जन्म ले लेती है। मनोवैज्ञानिक इसे हेडोनिक एडेप्शन कहते हैं, जिसमें इंसान किसी भी सफलता का आदी हो जाता है और फिर वही चीज उसे सामान्य लगने लगती है। इसलिए शांति अगर लक्ष्य के साथ नहीं चली तो लक्ष्य कभी भी संतोष नहीं दे सकता। बुद्ध का संतुलित जीवन दर्शन हमें सिखाता है कि लक्ष्य साधन है, मंजिल नहीं। जीवन का उद्देश्य केवल हासिल करना नहीं बल्कि सजग होकर जीना है। जब इंसान लक्ष्य को पकड़ लेता है लेकिन वर्तमान को छोड़ देता है तब उसका मन भविष्य में भटकता रहता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वही भविष्य के लिए सही निर्णय ले पाता है। शांति कोई अलग चीज नहीं है जिसे बाद में जोड़ा जाए, वह उसी क्षण जन्म लेती है जब मन और कर्म एक दिशा में बहने लगते हैं। आज के कई महान मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि आंतरिक शांति के बिना कोई भी दीर्घकालिक सफलता संभव नहीं है। कार्ल रॉजर्स कहते थे कि जब इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर लेता है तभी उसका विकास शुरू होता है। बुद्ध भी यही कहते थे, खुद को जानो, खुद को देखो, खुद के साथ ईमानदार रहो। जब लक्ष्य आत्मज्ञान से जुड़ जाता है तब वह तनाव नहीं, ऊर्जा बन जाता है। अंदर की जीत और बाहर की जीत में यही अंतर है। बाहर की जीत दूसरों को दिखाने के लिए होती है, अंदर की जीत खुद के साथ रहने के लिए। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति अंदर से संतुलित होता है वह असफलता में भी टूटता नहीं और सफलता में भी अहंकार में नहीं डूबता। बुद्ध का मध्यम मार्ग यही है, न अति उत्साह न गहरी निराशा, एक स्थिर मन जो हर स्थिति में अपनी जमीन नहीं छोड़ता। जब इंसान यह समझ लेता है कि शांति कोई रुकावट नहीं है बल्कि शक्ति है, तब उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। अब लक्ष्य उसे डराता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसका मूल्य केवल परिणाम से तय नहीं होगा। मनोविज्ञान कहता है कि यही मानसिक स्थिति इंसान को सबसे ज्यादा रचनात्मक और प्रभावी बनाती है, क्योंकि अब मन दबाव में नहीं, स्पष्टता में काम करता है। बुद्ध कहते थे कि जीवन नदी की तरह है। अगर तुम केवल किनारे की ओर देखोगे तो बहाव से डरोगे, लेकिन अगर बहाव को समझ लोगे तो वही नदी तुम्हें आगे ले जाएगी। लक्ष्य और शांति साथ साथ तभी संभव है जब इंसान अपने मन को दुश्मन नहीं, साथी बना ले। जब वह समझ ले कि शांति कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे इंसान यह अनुभव करता है
कि अब उसे हर समय कुछ साबित नहीं करना। उसका लक्ष्य स्पष्ट है, लेकिन उसकी आत्मा शांत है। यही वह अवस्था है जहां जीवन सिर्फ दौड़ नहीं रह जाता, बल्कि एक अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। मनोविज्ञान इसे इंटीग्रेटेड सेल्फ कहता है और बुद्ध इसे सम्यक जीवन कहते थे। और जब यह समझ पूरी तरह उतर जाती है, तब इंसान पहली बार महसूस करता है कि असली सफलता बाहर नहीं, तो इंसान कई काम करता है लेकिन किसी एक में भी पूरा नहीं होता। उसका ध्यान बार बार टूटता है, निर्णय डगमगाते हैं और लक्ष्य धुंधला हो जाता है। गौतम बुद्ध कहते थे कि बिखरा हुआ मन अंधेरे कमरे की तरह होता है, जहां सब कुछ मौजूद होते हुए भी कुछ साफ दिखाई नहीं देता। मनोविज्ञान भी यही मानता है कि बिना फोकस के कोई भी लक्ष्य केवल कल्पना बनकर रह जाता है। ध्यान फोकस पैदा नहीं करता, ध्यान फोकस को वापस लाता है, जो पहले से मन के भीतर मौजूद होता है लेकिन शोर में दबा रहता है। शुरुआत में ध्यान बहुत सरल हो सकता है, बस कुछ पल के लिए रुकना, आंखें बंद करना और अपनी सांस को महसूस करना। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई जोर नहीं। जब मन भटके तो उसे डांटना नहीं, बस वापस सांस पर ले आना। बुद्ध कहते थे कि मन को जीतना नहीं है, मन को समझना है। मनोविज्ञान भी यही सिखाता है कि जब इंसान अपने विचारों से लड़ना छोड़ देता है, तब विचार अपने आप शांत होने लगते हैं। यही वह क्षण है जहां लक्ष्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है, क्योंकि अब मन शोर से मुक्त होने लगता है। लेकिन ध्यान केवल शांत बैठने तक सीमित नहीं है। ध्यान से निकली हुई स्पष्टता को जीवन के रास्ते पर उतारना भी उतना ही जरूरी है। यहीं से सही मार्ग का विचार सामने आता है। गौतम बुद्ध ने इसे मध्यम मार्ग कहा था। वे कहते थे कि जीवन में अति भी दुख देती है और कमी भी। बहुत ज्यादा भागना इंसान को थका देता है और बहुत ज्यादा रुक जाना उसे जड़ बना देता है। सही मार्ग इन दोनों के बीच का संतुलन है। मनोविज्ञान भी संतुलन को मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी मानता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जो इंसान खुद पर अत्यधिक दबाव डालता है वह जल्दी टूट जाता है, और जो इंसान खुद को बिल्कुल ढीला छोड़ देता है वह दिशा खो देता है। बुद्ध का मध्यम मार्ग यही सिखाता है कि लक्ष्य की ओर बढ़ो, लेकिन खुद को कुचलकर नहीं। अनुशासन जरूरी है, लेकिन ऐसा अनुशासन जो जीवन को बोझ न बनाए। अनुशासन का मतलब कठोरता नहीं है। अनुशासन का मतलब है रोज छोटे छोटे सही चुनाव करना। मनोविज्ञान कहता है कि बड़े लक्ष्य छोटे रोजमर्रा के व्यवहार से बनते हैं। बुद्ध ने भी कहा था कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जब इंसान हर दिन थोड़ा सा ध्यान करता है, थोड़ा सा संयम रखता है और थोड़ा सा जागरूक रहता है, तो उसका जीवन धीरे धीरे सही दिशा में मुड़ने लगता है। आलस्य और भागदौड़ दोनों ही लक्ष्य के दुश्मन हैं। आलस्य इंसान को शुरू नहीं करने देता और भागदौड़ इंसान को रुककर सोचने नहीं देती। मध्यम मार्ग इन दोनों के बीच संतुलन सिखाता है। काम करो लेकिन खुद को भूलकर नहीं, आगे बढ़ो लेकिन अपने मन को कुचलकर नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि जो इंसान अपने प्रयास और विश्राम के बीच संतुलन बनाता है, वही लंबे समय तक स्थिर और सफल रहता है। गौतम बुद्ध का ज्ञान यहाँ फिर से सरल लेकिन गहरा हो जाता है। वे कहते थे कि जीवन को जीतने का अर्थ जीवन को समझना है। जब ध्यान से मन साफ होता है और मध्यम मार्ग से जीवन संतुलित होता है, तब लक्ष्य कोई बोझ नहीं रहता। लक्ष्य एक स्वाभाविक दिशा बन जाता है, जहां इंसान डर से नहीं, समझ से चलता है। यहीं पर इंसान महसूस करता है कि वह अब केवल दौड़ नहीं रहा, बल्कि सच में जी रहा है। जब मन साफ हो जाता है, मार्ग स्पष्ट होने लगता है और जीवन की दिशा दिखने लगती है, तब इंसान के सामने एक और गहरी सच्चाई खड़ी होती है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि रास्ता कौन सा है, बल्कि सवाल यह बन जाता है कि उस रास्ते पर चला कैसे जाए। यहीं से कर्म और निरंतर प्रयास का महत्व सामने आता है। बहुत से लोग यहाँ आकर रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि समझ आ गई, ज्ञान मिल गया, दिशा दिख गई, अब शायद सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन गौतम बुद्ध ने बहुत स्पष्ट कहा था कि ज्ञान बिना कर्म के वैसा ही है जैसे बीज बिना पानी के। बीज में पूरी क्षमता होती है, लेकिन अगर उसे रोज थोड़ा थोड़ा पानी न मिले तो वह कभी वृक्ष नहीं बनता। आज का इंसान भाग्य पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। जब कुछ अच्छा होता है तो वह कहता है कि किस्मत साथ दे रही है, और जब कुछ गलत होता है तो वह मान लेता है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। बुद्ध ने इस सोच को सबसे बड़ा भ्रम कहा। उनके अनुसार भाग्य कोई आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है। भाग्य हमारे रोज के कर्मों से बनता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो इंसान अपने जीवन की जिम्मेदारी बाहर की शक्तियों पर डाल देता है,
वह भीतर से कमजोर होने लगता है। वैज्ञानिक इसे एक्सटर्नल लक्स ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जहां इंसान मान लेता है कि उसके जीवन का नियंत्रण उसके हाथ में नहीं है। इसके विपरीत जो इंसान यह मानता है कि उसके रोज के निर्णय ही उसका भविष्य गढ़ रहे हैं, वही धीरे धीरे मजबूत बनता है। छोटे कदमों की ताकत को इंसान अक्सर कम आंकता है। उसे लगता है कि बदलाव एक दिन में होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। बुद्ध कहते थे कि पर्वत भी बूंद बूंद से घिस जाता है। मनोविज्ञान भी बताता है कि बड़े परिवर्तन अचानक नहीं होते, वे छोटे छोटे व्यवहारों के लगातार दोहराव से बनते हैं। रोज का थोड़ा सा प्रयास, रोज का थोड़ा सा अनुशासन, रोज का थोड़ा सा सही चुनाव, यही भविष्य की नींव रखते हैं। एक इंसान जो हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम सही दिशा में बढ़ाता है, वह साल भर में उस इंसान से बहुत आगे निकल जाता है जो केवल सोचता रहता है लेकिन करता नहीं। रोज के कर्म कैसे भविष्य बनाते हैं, इसका उदाहरण हमें हर जगह दिखता है। एक व्यक्ति रोज थोड़ी देर खुद को समझने में लगाता है, अपने मन को शांत करता है, अपने काम को ईमानदारी से करता है। बाहर से देखने पर कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन कुछ साल बाद वही व्यक्ति भीतर से स्थिर, स्पष्ट और आत्मविश्वासी बन जाता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति केवल शिकायत करता रहता है, हालात को दोष देता है और इंतजार करता है कि कुछ बदल जाए। समय दोनों के लिए एक जैसा गुजरता है, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। बुद्ध ने कहा था कि समय सबको मिलता है,